नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामपुर की हवेली में देवरानी जेठानी के साथ बनी हुई घटना। रामपुर की हवेली कोई साधारण हवेली नहीं थी, बल्कि जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ती थी तो हवेली की पूरी चमत्कारी लगने लगती थी। लेकिन रात होते ही जब पूरी हवेली पर अंधेरा हो जाता था, तो हवेली एक खौफनाक और डरावनी लगने लगती थी। रामपुर की उस विशाल हवेली में सुबह की शुरुआत हमेशा भजन कीर्तन और रसोई में आती चाय की भाप से होती थी। इस घर की मालकिन सुमित्रा देवी अनुशासन की बेहद ही पक्की थी। उनके नियम पत्थर की लकीरें जैसे होते थे और घर का हर सदस्य उन नियमों का पालन बिना किसी सवाल के करता था। सुमित्रा देवी की दो बहुएं थी, बड़ी बेटी अंजलि और छोटी बेटी निहारिका। अंजलि पिछले 10 साल से इस घर को इसी कुशल कारीगर की तरह संभाल कर रखती थी। वह शांत, समझदार और हर काम में निपुण थी। वही निहारिका की शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे। वह स्वभाव से चंचल, थोड़ी भोली और घर के कामों में थोड़ी कच्ची थी। सुमित्रा देवी की पारखने की नजर घर के कोने कोने पर रहती थी। पिछले कुछ हफ्तों से वह एक अजीब सी चीज नोटिस कर रही थी। रसोई में कभी दूध उबल कर गिर जाता था, तो कभी दाल में नमक तेज हो जाता था, तो कभी सुबह की पूजा की थाली सजने में देरी हो जाती थी। लेकिन हर बात सुमित्रा देवी के डांटने से पहले अंजलि आगे आ जाती थी। सारी गलती अपने सिर पर ले लेती थी। माँ जी आज मुझे उठने में देर हो गई थी, या माँ जी मेरा ध्यान कहीं और ही था, इसलिए दाल में नमक ज्यादा गिर गया। सुमित्रा देवी खामोश तो रह जाती थी, लेकिन उनका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो अंजलि पिछले 10 साल से कभी किसी एक गलती नहीं करती थी, कभी कोई एक गलती भी नहीं करती थी, अचानक इतनी लापरवाही कैसे हो गई। एक दोपहर जब घर के सभी मर्द अपने काम में पर जा चुके थे, तो और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी। सुमित्रा देवी अपने कमरे में बैठकर रामायण का पाठ पढ़ रही थी। तभी बाहर डालने से किसी बर्तन जोर से गिरने की आवाज आई। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और बाहर आ गई। उन्होंने देखा कि एक जमीन पर कांच का एक बेहद ही कीमती जार टूटकर बिखर पड़ा था, जिसमें घर के बनाए हुए खास अचार रखे थे। निहारिका सहलती हुई एक कोने में खड़ी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। अंजलि तेजी से झाड़ू लेकर आई और कांच के टुकड़ों समेटने लगे। सुमित्रा देवी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उन्होंने कड़कती हुई आवाज में कहा, यह क्या तरीका है? यह झारा मेरे सास के जमाने का था, इसने तोड़ा। इससे पहले कि निहारिका कुछ बोल पाती, अंजलि ने नजर झुकाकर कहा, माँ जी मुझसे ही गलती से टूट गया। मैं इसे ऊपर वाले शेफ से उतार रही थी और हाथ से फिसल गया। मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा देवी ने अंजलि की को घूर कर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा कम और सवाल ज्यादा थे। उन्होंने अंजलि के पास जाकर धीमी लेकिन चुभती हुई आवाज में पूछा, बहू बड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम छोटी बहू की गलतियों पर पर्दा डाल रही हो? अंजलि के हाथ पल भर के लिए ठिठक गए, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सच में यह मुझसे ही टूटा है। अंजलि कांच समेटने कर वहां से चले गए, लेकिन सुमित्रा देवी का मन का शक अब और गहरा विश्वास में बदल चुका था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचेगी। आखिर निहारिका ऐसा क्यों गलती कर रही है, जिसे छुपाने के लिए अंजलि हर दिन अपनी इज्जत दांव पर लगा रही है। सुमित्रा देवी ने अगले कुछ दिनों तक निहारी पर पेनों की तरह नजर रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने नोटिस किया कि निहारिका की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए हैं। वह दिन भर की तकिए सी रहती है और अक्सर काम करते समय जैसे ख्यालों में खो जाती है। सुमित्रा देवी को लगा था कि शायद आजकल की लड़कियों की तरह निहारिका भी रात भर फोन पर लगी रहती होगी या मायके वाले से बात करती होगी, इसलिए वह उसकी नींव पूरी नहीं होती होगी और दिन भर वह घर के कामों को लापरवाही से करती है। उन्हें निहारिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। सर्दियों की एक सर्द रात थी। हवेली के सभी लोग गहरी नींद में जा चुके थे। रात के करीब 2 बज रहे थे जब सुमित्रा देवी की नींद अचानक खुली। उन्होंने प्यास लगी थी। जब वह पानी पीने के लिए अपने कमरे में बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि पीछे वाले छोटे से डालने में जहां पुरानी किताब और कुछ फालतू सामान रखा था, हल्की सी रोशनी आ रही है। उनका माथा ठनका। उन्होंने दबे पांव उस कदम बढ़ाए। उन्हें लगा कि आज निहारिका जरूर फोन पर बात करते हुए पकड़ी जाएंगी। जैसे ही वह डालने के दरवाजे पास पहुंचे और अंदर का झांका तो वह का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछी हुई थी। उस पर निहारिका बैठी हुई थी। उसके सामने किताब का एक अखबार लगा था और वह एक छोटे से टेबल लैंप की रोशनी से कुछ नोटिस बना रही थी। उसकी आंख लाल थी और वह लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बगल में अंजलि बैठी थी। अंजलि निहारिका के सिर पर हल्की हल्की तेज की मालिश कर रही थी और उसके दूसरे हाथ में चाय का एक कप था। दीदी, मुझसे अब और नहीं हो रहा। निहारिका रोते हुए गले से अंजलि से कह रही थी, मैं दिन भर घर का काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ, रात को पढ़ाई भी नहीं हो पाती। आज मेरे कारण वह पुश्तैनी चार टूट गया। माँ जी, मुझ पर शक होने लगा है। मैं बाबूजी का सपना कभी नहीं पूरा कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे यह सिविल सर्विसेज की परीक्षा छोड़ देनी चाहिए। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन सकती। अंजलि ने चाय का कप नीचे रखा और निहारिका के दोनों हाथ अपने हाथ से लेकर प्यार से कहा, पागल हो गई है। तो बाबूजी ने अपने आखिरी दिनों में सिर्फ यही सपना देखा था कि उसकी बेटी एक बड़ी अफसर बने। शादी से पहले उन्होंने माजी से वादा किया था कि तेरी पढ़ाई नहीं रुकूंगी, लेकिन शादी के बाद भी जिम्मेदारियां और रिश्तेदारियों के ताने के डर से तूने खुद को अपनी किताब बंद कर ली। जब मुझे पता चला कि तू रात रात भर उठकर चुप चुप कर पढ़ती है, तो मुझे लगा जैसे मेरी अपनी छोटी बहन संघर्ष कर रही है। निहारिका सुबकने लगी, लेकिन दीदी, मेरी वजह से आपको रोज रोज दादी की डांट खानी पड़ती है। आप मेरे हर गलती पर पर्दा डालती है। यह ठीक नहीं है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए उसके आंचू पोंछे। अरे पगली, उसकी चिंता तू मत कर। माजी बाहर से सख्त जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। जिस दिन तू अक्सर बनकर इस घर में लौटेंगी, सबसे ज्यादा गर्व उन्हें ही होगा। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। घर का काम, तेरी गलतियों और माजी का गुस्सा सब यह तेरी बड़ी बहन संभाल लेगी। शैतानी हूँ मैं तेरी, कोई स्वतंत्र नहीं जो तेरे हाथ पर खुश हो जाऊंगी। अब चुपचाप से ये चाय पी और अपनी किताब खोल। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी है। दरवाजे के बाहर खड़ी सुमित्रा देवी की आंख से आंसुओं की धारा बह निकली। उनके अंदर का वह सख्त सार आवरण जैसे किसी एक झटके में टूट गया था। उन्होंने अपने आप पर घोर पछतावा हो रहा था, जिसे निहारिका को वह लापरवाह और गैर जिम्मेदार समझती थी। वह तो अपने मृत पिता को सपने को जिंदा करने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रही थी और जिस अंजलि पर वह शंक कर रही थी, वह एक माँ की तरह अपनी देवरानी की अपनी आंचल की चाव में छिपा रही थी। समाज हमेशा जेठानी और देवरानी के रिश्ते पर एक जंग के मैदान की तरफ पेश करता है, लेकिन उनके घर में तो यह दोनों बहनें एक दूसरे की ढाल बनकर खड़ी थी। सुमित्रा देवी बिना कोई आवाज के वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन उस रात वह एक पल के लिए भी सो नहीं सकी। अगली सुबह जब अंजलि रसोई में नाश्ता बनाने लगी पहुंची, तो उसने देखा कि सुमित्रा देवी पहले से ही वहां मौजूद है। उन्होंने गैस पर चाय रखी थी और खुद आटा गूंद रही थी। अंजलि घबरा गई। माँ जी, आप ये सब क्या कर रही है? आप जाइए, मैं अभी सब कुछ कर दे रही हूँ। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए अंजलि की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। उन्होंने अपने हाथ तौलिए से पोंछे और अंजलि के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा दिया। बड़ी बहू, तुमने इतने सालों में इस घर को बहुत कुछ दिया है, लेकिन कल रात तुमने जो किया है उसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुमने सिर्फ एक देवरानी की गलतियों पर पर्दा नहीं डाला, बल्कि तुमने एक बेटी के सपनों पर एक मजबूत छत ताना है। अंजलि सन्न रह गई। वह समझ गई थी कि सुमित्रा देवी को सब कुछ पता चल चुका है। वह डर के मारे कांपने लगी। माँ जी, वो निहारिका निहारिका अब रसोई में नहीं आएंगी। सुमित्रा देवी ने अंजलि की बात काटते हुए एक द्रोण आवाज में कहा, और ना ही उसे उस अंधेरे कमरे में चुप कर पढ़ने की जरूरत है। आज से निहारिका दिन के उजाले में शान से पढ़ेंगी। इस घर के काम में और तुम मिलजुल कर संभालोगी, और अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो हम दोनों उस पर पर्दा डाल देंगे। अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसके झुलकर सुमित्रा देवी के पैर झूले। उसी समय निहारिका रसोई से दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों से सूजी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुमित्रा देवी ने आगे बढ़कर निहारिका को अपने गले से लगा लिया। पगली, तूने तो अपनी सास को ही एक जालिम औरत ही समझ लिया था। क्या तेरे बाबूजी ने मुझे अपनी बेटी सौंपी थी और मैं उसे बेटी के सपने को ऐसे ही थोड़ी मरने दूंगी? सुमित्रा देवी ने निहारिका का माथा चूमते हुए कहा। उस दिन के बाद रामपुर की उस हवेली का नजारा
ही बदल दिया था। अब सुबह निहारिका चाय की प्याली के साथ किताबों में उलझी होती है और सुमित्रा देवी खुद के उसके लिए नाश्ता लेकर जाती। अंजलि घर का हर काम संभालती। शाम को तीनों औरतें डालने में बैठकर खूब हंसती मुस्कुराती। रिश्तों में अगर प्यार और समझदारी हो तो कोई भी रिश्ता बोझ नहीं लगता। और इस घर की तीनों औरतों ने यह साबित कर दिया था कि समाज की बनाई गई धारणा को तोड़कर एक जेठानी देवरानी और एक सास ने मिलकर एक ऐसा परिवार गढ़ा था जहां गलतियों पर डांट नहीं बल्कि प्यार का मरहम लगाया जाता था। क्या आपको भी लगता है कि जेठानी और देवरानी का रिश्ता सिर्फ झगड़ों का ही होता है या फिर इस कहानी की तरह वह एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है? आपके पास या आपके परिवार में रिश्तों की ऐसी कोई भी खूबसूरत मिसाल है? दोस्तों, यह स्टोरी काल्पनिक घटना पर आधारित है। इस कहानी में सभी पात्र और नाम भी काल्पनिक है। हमारी स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य सकारात्मक विचार को बढ़ावा देना है। तो ऐसी नई स्टोरी सत्य घटना सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल आपके जीवन में ऐसी ही नई स्टोरी प्रेरित करता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।